हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मेरा नाम है सुमित सिंह और स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। हिस्ट्री का ये चैप्टर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है हम पिछला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमें प्रारंभिक मानव के बारे में चीजें पता चली कि वो कहाँ रहता था, कहाँ से आया था, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था। अब देखिए, जैसा जहां तक मुझे पता है कि जो पिछला चैप्टर है उसमें हमें प्रारंभिक मानव के बारे में इतनी सारी चीजें तो पता चल गई कि वो कैसे अपना जीवन यापन करता था, कहाँ था। तो अब उसका जो डेवलपमेंट है वो हमें इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है? कि उसने मतलब जीवन यापन के साथ-साथ जो अपना खाने की जो बेसिक नीड थी उसको किस प्रकार से पूरा किया। क्योंकि जो जैसा चैप्टर का नाम है उससे आप समझ सकते हैं, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। मतलब आखेट का मतलब होता है शिकार। तो आखेट खाद्य संग्रह से यानी जो फूड था उसको कलेक्ट करने से लेके उसको उगाना कैसा है, उन सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया कि जो प्राचीन मानव था उसने कैसे की ये सारी सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुषार की रेल यात्रा। देखिए, लैंग्वेज वही बच्चों वाली होने वाली है, तो मैं भी आपको थोड़ा सा उसी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि देखिए जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वो मैं यही समझ के चल रहा हूँ कि एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनको एनसीईआरटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसे लगे कि नहीं ये चीजें हमारी पढ़ी हुई है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है? बाकी मैं एक बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सारी की सारी चीजें भी मैं थोड़ा सा कवर अप करते चलूंगा। इससे ना एक स्टोरी लाइन बन जाती है, बाद में रिकॉल करने में आसानी होती है। ठीक है? तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। तो देखिए, तुषार नाम का एक लड़का है, वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली जो उसका घर है वहां से चेन्नई जा रहा है। तो रेल में उसको खिड़की वाली सीट मिली है, वहाँ पे वो बैठा है, वो बाहर का नज़ारा देख रहा है जिसमें पेड़-पौधे हैं, घर, खेत, खलिहान वो सारे के सारे पीछे छूटते जा रहे हैं। ये सबने नोटिस की होगी चीज़ कभी ना कभी। साथ में उसके चाचा हैं तो वो उसको एज़ ए बड़ा होने के नाते उसको थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं कि जो रेल है ये तो 150 साल पहले ही आई है। और बस तो इसके भी कुछ टाइम बाद आई है, मतलब कुछ दशक बाद आई है। अब तुषार को जब ये बात पता चली तो वो सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने-जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक जगह ही बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। यात्रा तो करते ही थे लोग, लेकिन वो यात्रा क्यों करते थे, किस प्रकार से करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे आता है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? ठीक है? आप जैसे देख सकते हैं, मैंने मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए पहले ही अंडरलाइन कर रखी है, तो आप इनको देख लीजिएगा कि जो आरंभिक मानव है वो इधर-उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। तो आज जो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ना कि कोई 1000-2000 साल पहले की नहीं, 20 लाख साल पहले के लोगों की। मतलब जब मानव का विकास होना प्रारंभ हुआ था, उस समय की बातें हो रही हैं। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आखेटक खाद्य संग्राहक, हंटर और गैदर्स के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये किस नाम से पुकारते हैं इनको? ये मतलब ऐसा नाम क्यों रखा है इनका? तो इनका रखा है कि जो भोजन का इंतजाम करने की जो इनकी प्रक्रिया थी, जो इनकी विधि थी, वो यही थी। यानी या तो शिकार करते थे और उसी प्रकार से ये उस भोजन को कलेक्ट करते थे। अब आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो देखिए, खाने में क्या-क्या यूज़ में लेते थे? पहले तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, ये सारी की सारी चीज़ें वो खाने में उपयोग में लिया करते। ठीक है? आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब जैसा कि ऊपर बताया गया था कि वो इधर-उधर क्यों घूमते थे, तो वो सारी की सारी चीज़ आज अब इसमें क्लियर की जाएगी कि वो ऐसा क्यों करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे। देखिए, आज के समय में तो बहुत सारे रीज़न हैं ये सब करने के। हम यात्रा करते हैं तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन पहले इतनी डेवलपमेंट नहीं थी। फिर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो उसी के रीजन्स हमें बताए गए हैं कि पहले वाले लोग ऐसा क्यों किया करते थे। तो जो देखिए पहला रीजन है कि यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते, तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। अब आप समझ गए होंगे कि दूसरी जगह पे क्यों जाते थे? क्योंकि देखिए,
उस समय ये तो था नहीं कि जैसे आज भोजन मिल जाता उस प्रकार से उस समय भोजन मिलता था। तो इस चीज़ की वज़ह से क्या होता था, वो जहाँ पे रहते थे अगर ज़्यादा दिन वहाँ रहेंगे तो आस-पास के जितने भी पौधे होंगे, फल होंगे या फिर जानवर होंगे उनको खाकर ये समाप्त कर देंगे। तो इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। देखिए, जो शाकाहारी जानवर हैं उनको एक जगह पे तो साल भर घास मिलेगा नहीं। तो वो क्या होता था अपना घास के लिए और अपना चारा ढूँढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। अब जो लोग इनका शिकार करके इनके मांस पे मतलब ज़िंदा रहते हैं, उनको भी तो इनके पीछे जाना पड़ेगा ना। तो दूसरा रीज़न ये था कि इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे भी जाया करते होंगे। ठीक है? 2 रीज़न आप समझ गए, पहला भोजन की तलाश में, दूसरा जानवरों के पीछे। अब आता है तीसरा। तीसरा ये कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब देखिए, जिस एरिया में लोग रहते हैं, वहाँ ये तो है नहीं कि 12 महीने सेम मौसम रहेगा, सेम फल-फूल वो सारी की चीज़ें मिलेंगी, वो तो है नहीं, ठीक है? तो होता क्या है कि जैसे पेड़-पौधे हैं, उनमें अलग-अलग मौसम में फल-फूल लगते हैं, तो वो जो फल-फूल लगने का जो मौसम होता है, उसके हिसाब से लोग इधर-उधर घूमते रहते थे। चौथा कारण ये कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों का और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो देखिए, जो लोग कोई भी हो, मतलब आप हो, मैं हूँ या चाहे जो प्राचीन मानव है वो हो, पानी तो सबकी बहुत बेसिक नीड है। हम भोजन के बिना फिर भी कुछ दिन सर्वाइव कर लेंगे, बट पानी के बिना नहीं हो सकता ऐसा। तो होता क्या है कि पानी की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, क्योंकि जहाँ पे वो रहते ज़रूरी तो नहीं है ना कि वहाँ उन्हें साल भर पानी मिले। तो चौथा रीज़न ये होगा। तो ये 4 रीज़न आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से मैंने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? देखिए, ये जितनी भी हेडिंग्स है ना, ये सारी की सारी एक क्वेश्चन के रूप में है। मतलब जो जिसने एनसीईआरटी बनाई है ना, वो हमसे क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें पूछना चाह रहा है कि आपको पता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो? और फिर जो नीचे पैराग्राफ है उसमें उसका आंसर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है मतलब चीज़ों को समझाने का। क्योंकि हमें पता चल गया है ना कि आंसर से पहले कि क्वेश्चन किस प्रकार का क्या है और किस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो जो नीचे दिया गया है, इसके द्वारा हम इसका आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट को बोलते हैं, ठीक है? याद रखेंगे। ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आख्यातक खाद्य संग्रह किया करते थे, ठीक है? अब देखिए, जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनको क्या मिला है? ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको औजार मिले हैं, ठीक है? और जो औजार मिले हैं वो किस-किस के बने हुए हैं? हड्डियों के, पत्थरों के और लकड़ियों के बने हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है? तो औजारों का काम बता दिया कि किस-किस काम में लेते थे। फल-फूल काटते थे इनसे, ठीक है? हड्डियाँ और मांस काटते थे, ठीक है? और पेड़-पौधों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। ये हो गया। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। तो हथियार किस प्रकार के बनाते थे? भाले या फिर बाण जैसे, ठीक है? भाले या फिर बाण जैसे, ये हो गए। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो प्राचीन मानव है वो भी लकड़ियों का उपयोग किस प्रकार से करता था? ईंधन के रूप में या फिर अपनी झोंपड़ियाँ बनाने के लिए करता था। अब देखिए, ये 2 हथियार यहाँ दिखाए गए हैं, फर्स्ट एंड ये सेकंड। ये जो है ये खुदाई करने के लिए, देखिए जैसे ये पौधा बना हुआ है, ये हाथ है, ये यहाँ पौधे की जड़ों में खुदाई कर रहा था। मतलब ये जो जड़ों में कोई भी फल-फूल लगता है उसको खोद के निकालने के लिए ये पत्थर इस प्रकार के का उपयोग किया जाता था। और ये देखिए, ये थोड़ा-सा आगे से नुकीला है यहाँ से, ठीक है? तो इसका उपयोग क्या इसलिए किया जाता था कि जो कपड़े हैं उनको सीलने के लिए, जो जानवरों की खाल थी, सॉरी कपड़े तो कहाँ थे उस टाइम पे, बट जो जानवरों की खाल थी उसको छील कर पहनने के योग्य बनाने के लिए ऐसे हथियारों का उपयोग किया जाता था, औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है? अब ये सारी की सारी चीज़ हो गई। अब रहने की जगह निर्धारित कैसे की प्राचीन मानव ने? क्योंकि आज की तरह ऐसे तो है नहीं कि
प्लॉट खरीदा और मकान बना लिया, ये तो सिस्टम था ही नहीं। तो अब नीचे एक मानचित्र दिया गया है, लेकिन ये मानचित्र अभी इतना आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये नाम तो यहाँ दिए गए हैं लेकिन आप इनको समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ये नाम समझ में कब आएंगे, जब आपको इन इन सब के नाम पता होंगे, ठीक है। एक मिनट। इन सब के आपको जब नाम पता होंगे ना, इनके मीनिंग्स पता होंगे, सॉरी नाम तो आपको पता ही है, बट इन सब के ये जो जितने भी संकेत दिए गए हैं, ये सारे के सारे, इनके जब आपको नाम और मीनिंग्स दोनों पता होंगे, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, और मैं आपको इसमें चैप्टर में आगे बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखिर तक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए, ये जो अ, है मानचित्र, इसमें ये भीमबेटका और ये हुस्की कुरनूल की गुफाएं, ये सारी की सारी जो लाल त्रिकोण वाली, मतलब ट्रायंगल वाली जितनी भी जगह यहाँ पे मार्क की गई हैं, वो सारी की सारी कौन सी जगह हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे हमें जो हंटर और गैदर्स थे उनके होने के प्रमाण मिले हैं, उनके कुछ ट्रेसेस मिले हमें वहां पे कि यहाँ पे शायद रहते होंगे, ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कुछ पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट नदियों और झीलों के किनारे ही पाए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई रह रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है ना, पानी तो चाहिए होगा। तो ये सारे के सारे, अब ये मैं आपको आगे जाके चैप्टर में बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। तो देखिए, आज के समय में जैसे मान लीजिए कोई भी मटेरियल से हमें कोई चीज बनानी है, तो वो मटेरियल सबसे अच्छा कहाँ मिलता है, वहीं पे तो वो मतलब उसकी फैक्ट्रीज वो सारी की सारी हम लगाते हैं। जैसे कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। तो जिस जगह पे अच्छा कच्चा माल मिलेगा, वहीं पे तो लोग रहने का ज्यादा सोचेंगे ना, क्योंकि हथियार तो और जो उपकरण थे वो तो उनको चाहिए ही चाहिए थे उस टाइम पे। तो लोग ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है। अब जो ऊपर नाम आया था भीमबेटका, ये आज कहाँ है, ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, केव्स मिली हैं यहाँ पे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है, ठीक है। ये कहाँ पे है, नर्मदा घाटी के पास है, और यहाँ लोग क्यों रहते थे, ताकि वो बारिश और धूप और हवाओं से बच सकें। तो ठीक है, जो हार्ड मौसम है वो उससे खुद को बचाने के लिए लोग इन गुफाओं में रहते थे। शैल चित्रकला, यानी जो पत्थर पे चित्रकला की जाती है, स्टोन पे, ठीक है। स्टोन पे जो चित्रकला की जाती है उसको हम शैल चित्रकला बोलते हैं, पेंटिंग। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो जो मतलब जानवरों के पेंटिंग्स में जो जानवरों के मिले हैं, जो जानवरों की पेंटिंग्स मिली है, वो कहाँ-कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिली है। ठीक है? देखिए, ये इस प्रकार की गुफाएँ हैं, जहाँ पे प्रारंभिक मानव रहा करता था। ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं, पुरास्थल। ये जो नाम हमने ऊपर पढ़ा था, ये यहाँ आ गया है पुरास्थल। यहाँ हमें बताया गया है कि पुरास्थल होते क्या हैं। पुरास्थल उन स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिया। तो पुरास्थल किसको बोलेंगे? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें वहां होने के हमें थोड़े बहुत अवशेष मिले, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी चीजें हमें सुरक्षित मिली, लेकिन उनके कुछ अवशेष मिले, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पुरास्थल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो देखिए, ये कहाँ-कहाँ पे हमें मिलते हैं? जमीन के ऊपर मिलते हैं, अंदर मिलते हैं, समुद्र में मिलते हैं और नदी के तल में भी मिलते हैं। ऐसा क्यों? कि जहाँ आज नदी बहती है, ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पहले के समय में नदी बहती, क्या पता लैंड हो वहाँ पे इस प्रकार से, और आस-पास कोई समुद्र हो, या किसी भी प्रकार से मौसम के चेंजमेंट की वज़ह से वहाँ उस जगह को नदी ने कवर कर लिया हो। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है ना कि उसके तल में ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? इसी रीज़न से मिलती हैं। नेक्स्ट है आग की खोज। मानचित्र में कुरनूल गुफा, ठीक है? तो जो कुरनूल गुफा है, यहाँ से क्या मिला हमें? राख के अवशेष मिले। किसके? राख के। यानी जो प्राचीन मानव है, राख कब बनती है? जब आग लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राचीन मानव है उसने आग की खोज कर ली थी।
यही यहाँ बताया गया कि इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। ठीक है। अब आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख तो लिया, लेकिन किस प्रकार से वो इसका उपयोग करते थे, क्या चीजें थी, वो हम आगे देखते हैं। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, ये तो हम आज भी करते हैं। जो मिसाल होती है, मिसाल नहीं, जो मसाल होती है उसमें प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो मतलब जो प्रारंभिक मानव है उसने आग का उपयोग सीख लिया था। ठीक है। अब देखिए, जो ऊपर जो मानचित्र, जो मैप आया था उसमें नाम आए थे। ठीक है। नवपाषाण, पुरापाषाण, वो सारे के सारे नाम क्या थे और वो कैसे पढ़े, तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक मिनट। जी। तो देखिए, अब पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने मतलब इन चीजों की खोज की। अब किसी भी चीज की खोज होती है तो उसकी एज का जरूर पता लगाया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं एज का पता लगाने का कि लगभग ये कितना पुराना है। तो जो प्राचीन चीजें मिली, फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे। अब ये कौन से बड़े-बड़े नाम हैं, चलिए पढ़ते हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। कौन-सा पाषाण काल कहते हैं? पुरापाषाण, क्योंकि सबसे प्राचीन है ये, ठीक है? जो सबसे पहले आया वो सबसे प्राचीन हो गया। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पीलियोलिथिक, ठीक है? ये 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। तो देखिए यहाँ पे जो पुरापाषाण है इसका मतलब हमें बता दिया गया है कि प्राचीन ओल्ड और पाषाण यानी पत्थर, ठीक है? ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी कि ये जो नाम है, हमें क्या मिला है, सबसे ज्यादा पत्थर के औजार मिले हैं, तो उस हिसाब से ही इसका नाम रख दिया गया। क्या? पुरापाषाण काल। अब इसकी जो डेट है वो बताई गई है कि पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। आप एक बार थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि 20,000 साल, ठीक है, 20,000 साल से लेके, सॉरी, 20 लाख साल से लेके 12,000, ये कितना बड़ा गैप है। मान लीजिए एक इंसान के पास 12,000 रुपए हैं और एक इंसान के पास 20 लाख रुपए हैं। तो इन दोनों में जितना डिफरेंस है ना, उतना ही ये हमारे समय में डिफरेंस है। अब ये इतना लंबा समय है तो ये तो है नहीं कि हम इसको एक प्रकार से स्टडी कर सकते हैं फिर इसमें एक जैसी ही चीजें हुई होंगी, क्योंकि बहुत लंबा समय है। तो देखिए, इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतना लंबा होने के कारण इसको 3 भागों में बांटना पड़ा। कौन-कौन से? आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। ठीक है? मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतना लंबा समय होने के कारण जो मानव का इतिहास है, मानव के जन्म लेने से लेके उसके पूरे के पूरे विकास के दौरान जितनी भी चीजें हुई हैं, मतलब उसका 99% इसी में हो गया। बाकी जो आज हो रहा है ये तो बहुत बेसिक सी बात आ गई। ठीक है? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। अब देखिए, इस समय के निकलने के बाद क्या हुआ कि हमारे पर्यावरण में बदलाव हुए हैं। ठीक है? तो जो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग है, इसका समय लगभग 12,000 से लेके 10,000, यानी कि ये टोटल कितना, कितने साल का युग चला? ये 2,000 साल का ही चला। ठीक है? वो बहुत लंबा चला, ये सिर्फ 2,000 तक ही चला। क्यों? 12,000 से 10,000 माइनस करोगे 2,000 बचे। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। अब देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया है, आप एक चीज नोटिस की होगी कि कोई भी बड़ी चीज का वो पहले निर्माण करता है ना, फिर विद टाइम वो छोटी होते 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 बहुत छोटी और लास्ट में बहुत ज्यादा ही छोटी उसको बना दिया जाता है। जैसे कि पहले पीसी आते थे, कंप्यूटर आते थे, वो बहुत बड़े आते थे, बट धीरे धीरे क्या है कि छोटा होता 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 आज हमारे हाथ में भी एक चलता फिरता कंप्यूटर आ गया है। मोबाइल भी एक तरीके का कंप्यूटर ही है। बाकी आप लैपटॉप देख सकते हैं, टेबलेट्स देख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं कि मतलब समय के साथ इनका आकार छोटा होता गया। अब वही चीज यहाँ पे भी हुई कि जो औजार थे पत्थरों के, वो छोटे होते गए। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्या है, हंसिया और आरी, ये औजार मिले हैं। कहाँ से? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल से। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। तो जो बड़े औजार थे वो तो बने ही बने, लेकिन छोटे औजार भी इस समय बनते रहे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल
पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, नियोलिथिक, और ये अब तक चला ही आ रहा है। मतलब अब आगे कभी बहुत समय के बाद में अगर कोई आगे के जो लोग होंगे वो अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जो पूरा पाषाण था, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो पूरा पाषाण था वो कब से कब तक चला? 20 लाख साल से 12,000। ठीक है, सेकंड कब तक चला? 12,000 से 10,000। ठीक है, और जो थर्ड है वो कब से कब तक चला? 10,000 से वर्तमान में चल ही रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों हो गए, पूरा पाषाण, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये ठीक है, या फिर इसको माइक्रोलिथ भी हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है बदलती जलवायु। देखिए, मानव कहीं पे रहे और जलवायु ना परिवर्तित हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम रहे तो हमने जलवायु यहाँ पे भी बदली। अब हुआ क्या कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और इससे गर्मी बढ़ने लगी। तो जलवायु में परिवर्तन होते हैं तो ऑलमोस्ट गर्मी ही बढ़ती है, सर्दी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे बर्फ जमी हुई थी, अब वो गर्मी बढ़ेगी तो वहां की बर्फ पिघली, बर्फ पिघलने से नीचे की जमीन को थोड़ा एक्सपोजर मिला तो वहां पे घास उगने लग गया, और घास उगा तो जो जानवर घास खा के जिंदा रहते हैं उनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी ना। तो जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। अब देखिए, जैसे हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं कि लोग क्यों यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ये भी तो एक रीजन था ना। तो जो इनका शिकार करते थे वो इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। मानव ने क्या किया कि इनके खाने पीने की आदत और जो इनके प्रजनन का समय था इसकी जानकारी हासिल की। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, मतलब इनके खाने पीने की आदत और प्रजनन की जानकारी क्यों ले रहे थे, कि हो सकता है वो लोग इनको पकड़कर पालतू बनाने की सोच रहे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। तो ये कौन सा था? ये जो माइक्रोलिथ था, है ना, ये उस युग की बात हो रही है क्योंकि वही तो 12,000 साल पहले चला ना। ठीक है, अब आता है खेती और पशुपालन की शुरुआत। की खेती और पशुपालन की शुरुआत कब से हुई, मतलब क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो चैप्टर की हेडिंग है उसमें यही पढ़ा था, खाद्य संग्राहक। तो जब भोजन होगा तभी तो उसको कलेक्ट करके रख पाएंगे ना, उसको स्टोर करके रख पाएंगे ना। तो अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से होने लगे थे। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो प्राकृतिक रूप से ही उगे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि किसी मानव ने उगाया होगा उनको। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। हुआ क्या कि जो गेहूं है, जौ है और जो चावल यानी धान है वो प्राकृतिक रूप से उगे, तो महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इस अनाज को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। साथ ही वे ये भी सीखने लगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। तो मतलब वो फसल का ही जानकारी रखने लग गए। जैसे उन्होंने जानवरों की जानकारी रखी, प्रजनन और खाने पीने की आदतों की, वैसे ही वो इस फसल की भी जानकारी रखने लग गए। ठीक है, इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो कृषक यानी फार्मर कैसे बने वो हमें यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार से ये चीज हुई। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या किया? अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। अगर एग्जाम में आता है तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किसको पालतू बनाया? कुत्ते का जंगली पूर्वज था वो, आज वाला कुत्ता नहीं है। कुत्ते का प्रारंभिक रूप, यानी कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक, हर्डर्स बन गए होंगे। ठीक है, तो क्या किया लोगों ने? भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को घरों के नजदीक बनाने के लिए चारा रखा, और ऐसे जो जानवर झुंड में रहते थे उनकी जंगली जानवरों से सुरक्षा भी की, और इस प्रकार से वो क्या बने? पशुपालक। ठीक है, कृषक कैसे बने? फसलें कहाँ उगती हैं, किस समय उगती हैं उसकी जानकारी प्राप्त करके, और पशुपालन कैसे किया उन्होंने शुरुआत?
कि जंगली जानवरों को और जो नॉर्मल जानवर थे, सॉरी, जो घास वगैरह खाते थे, उनको अपने घरों के पास आने के लिए उत्साहित करके। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है घरेलूकरण की प्रक्रिया, कि घरेलूकरण किस प्रकार से, मतलब एक तरीके से सिविलाइजेशन हम बोल सकते हैं कि लोग किस प्रकार से एक जगह रह के ये सारी चीजों का मतलब उन्होंने इसको एक थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे लेके गए वो चीज़ों को। क्योंकि पहले वो घुमंतू तरीके से ही घूमते रहते थे इधर-उधर, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने क्या किया, एक जगह पे रह के फसलों को उगाना, जानवरों को पालना, घरों का निर्माण, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे सीखी उन्होंने, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि घरेलूकरण किसको बोलते हैं, तो फसल उगाना और जानवरों की देखभाल करने को ही हम घरेलूकरण बोलते हैं। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। तो जिन जानवरों को पालतू बनाने के लिए अपनाया गया और जिन पौधों को अपनाया गया वो कौन से थे, जंगली पौधों तथा जानवरों से अलग होते थे। इसकी वजह ये है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिसके बीमार होने की संभावना कम हो। तो यहाँ पे किस पौधे और जानवर का चयन किया जाएगा उसके लिए पॉइंट दिए गए हैं। पहला तो क्या, कि वो बीमार कम होता हो। दूसरा क्या, जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों। तीसरा क्या, जिसकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। तो यानी जो पौधा बीमार कम होता हो, जिसके दाने बड़े होते हों और जो उसके जो डंठल हैं वो उसके अनाज के भार को संभाल सके। ऐसे फसलों को इन्होंने अपने उगाने के लिए काम में लिया है। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो मानव ने इनको कलेक्ट करके रखना उस समय सीख लिया था। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। अब देखिए, आप ऐसा तो है नहीं कि शेर पाल लेंगे और फिर उसके आगे मतलब उसका प्रजनन भी करवाएँगे। क्योंकि कल को अगर शेर इतने ज़्यादा हो गए तो वो तो हिंसक बहुत ज़्यादा होता है, तो वो तो आपको ही मार डालेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही जानवरों को पालते हैं जो अहिंसक होते हैं। इसलिए हम धीरे-धीरे देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। तो आज जो जंगली जानवर है और जो पालतू जानवर है उनमें इतना फ़र्क क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते आ रहे हैं जो हमारे लिए कम नुकसान पहुँचाने वाली हैं। तो इसलिए जानवरों में, जंगली जानवरों में और जो पालतू जानवर हैं उनमें इतना फ़र्क होता है। उसी प्रकार जंगली फसलें अलग होती हैं और जो हमारे खेतों की फसलें हैं वो अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दाँत और सींग छोटे होते हैं। ये तो आपने भी देखा होगा हमारे आस-पास। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 2 इमेजेस दी गई हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। अब आपको देख के ये बताना है कि इनमें से कौन-सा तो जंगली सूअर का और कौन-सा पालतू सूअर का है। तो जितना पढ़ा उससे ये तो समझ में आ गया होगा कि ये दाँत छोटा है तो ये पालतू सूअर का है और ये बड़ा है तो ये जंगली सूअर का है। इस प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे-धीरे चलती रही। ये जो प्रक्रिया थी ये धीरे-धीरे चलती रही दुनिया में, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। तो मतलब आज जो हम भोजन कर रहे हैं वो कहाँ से आया है? इसी प्रक्रिया की वजह से आया कि धीरे-धीरे वो चीज़ें डेवलप, वो फसलें डेवलप होती गई, हम उनमें डेवलपमेंट करना सीख गए और आज तो साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि हम पौधों के, जानवरों के गुण ही चेंज कर देते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे कि प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं, ठीक है? उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता, सबसे पहले तो आता है कुत्ता और उसके बाद में आती हैं भेड़ और बकरी, ठीक है? समझ गए आप? तो सबसे प्राचीन फसलें कौन-सी होंगी? गेहूँ और जौ। और जो सबसे प्राचीन, जो सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन था? कुत्ते का जंगली पूर्वज। और उसके बाद में भेड़ और बकरी को बनाया गया। अब एक नई जीवन शैली यानी एक नई लाइफ़स्टाइल, ऑब्वियस सी बात है, जैसे-जैसे इंसान डेवलप होगा तो वो अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजमेंट तो करेगा ही ना। तो वही प्राचीन मानव के साथ हुआ। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक़्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। ये हमने सबने फसलों का देखा है कि कितना टाइम पीरियड होता है उनका उगने का, मतलब उगाने से लेके फसल कट के वो घरों में आने तक जितना टाइम लगता है वो उसका सब फसलों का अलग-अलग होता है। इसलिए जब पौधे उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। अब देखिए, ये जो नई जीवन शैली है, ये कौन सी जीवन शैली है? जब प्रारंभिक मानव एक जगह रुककर, एक जगह रहकर
खेती करने लग गया और फसलों को, जो फसलें उगती थी उनको इकट्ठा करने लग गया, पालतू जानवरों को रखने लग गया और मतलब एक जगह पे घर बनाकर रहने लगा। तो ये उस लाइफस्टाइल की बात हो रही है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फसल बोई है उसको उगने से लेके उसकी देखभाल करने और उसके कटने तक में एक लंबा समय लग जाता था। तो उतने लंबे समय तक उसको, जो प्रारंभिक मानव था, उसको उसी के आस-पास रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो मतलब इतने काम करने पड़ते थे। पहले उसके पास कुछ काम नहीं था। पहले उसके पास बस क्या था, शिकार कर लिया, खाना ढूँढ लिया, खा लिया, सो लिया, घूम लिया, बस यही इतना सा ही काम था। तो मतलब ये तो डेली का काम था, तो इसमें वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता था। लेकिन जब उसने फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, तो उस फसल की देखभाल करना, उसको जानवरों से बचाना, खरपतवार हटाना, उस फसल की सिंचाई करना, तो इतने सारे काम उसके शामिल हो गए, तो वो एक दूसरी जगह पे जा नहीं सकता था। ठीक है? अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसको एक भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। तो लोगों ने, मतलब जो प्रारंभिक मानव था उसके पास इतने सारे रिसोर्सेज या और इतना नॉलेज नहीं था कि वो कोई बहुत अच्छी चीजें या बहुत अच्छे हाईटेक मतलब चीजें बना सके सामान रखने के लिए। तो उसने क्या किया कि मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोद के उसमें अनाज को डाल दिया। ठीक है? अब ये सारी की सारी चीज़ हो गई। अब आते हैं कि जो मतलब जो पुराना प्राचीन मानव था, उसने जो जानवर पाले, वो उसके लिए किस प्रकार से यूज़फुल रहे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दी गई है कि जानवर जो हैं वो चलते-फिरते क्या होते हैं, खाद्य भंडार होते हैं। और ये चीज़ तो आप भी अपने आस-पास जानवरों को देख के लगा सकते हैं। जैसे हम गाय-भैंस पालते हैं, तो वो भी तो एक तरीके का खाद्य भंडार ही तो है हमारे लिए, क्योंकि उसमें डेली दूध कलेक्ट होता है। मतलब वो डेली दूध देती हैं, तो वो हमारे लिए एक कलेक्ट करके रखती हैं। उसी प्रकार से तो हम उस चीज़ को यूज़ में लेते हैं ना। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। भोजन का एक अच्छा स्रोत है दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक, ये क्या है? पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ठीक है? हो गया? अब देखते हैं कि पशुपालना सीख लिया, खेती करना सीख लिया, लाइफ़स्टाइल चेंज कर ली। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब हमें किस चीज़ के बारे में जानना है? जो आरंभिक कृषक और पशुपालक थे, उनके बारे में हमें जानना है। ठीक है? पुरातत्व युद्धों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि हाँ, आर्कियोलॉजिस्ट ने फार्मर्स और जो हर्डर्स थे उनके साक्ष्य हमें मिले हैं, और कहाँ-कहाँ मिले हैं, किस प्रकार से मिले हैं, वो सारी चीज़ें हम ऊपर क्लियर कर चुके हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। तो ये लोग ज्यादातर हमें कहाँ मिले हैं? आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में हमें पाए गए हैं। ठीक है? और पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी मिले हैं मतलब। तो आप एक तरीके से मोटा-मोटा ये समझिए कि पूरा का पूरा हम जो उपमहाद्वीप है उसी में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिलता है। ऐसा लगता है कि ये गलती से फिर जानवरों के कर जलाए गए होंगे। अब देखिए, वैज्ञानिक चीजों का पता कैसे लगाते हैं? पौधे और पशुओं की जो हड्डियां मिलती हैं उनके नमूनों का अध्ययन करते हैं, मतलब उनके सैंपल्स का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पे जला हुआ अनाज भी मिला है हमें। ठीक है? अब ऐसा ये जला किससे? या तो ये गलती से जला या फिर इसको जानबूझकर जलाया गया है। तो मतलब कैसे नहीं कैसे तो आग लगी है। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। क्योंकि वैज्ञानिक को अलग-अलग, जो वैज्ञानिक थे उनको अलग-अलग जगह से अलग-अलग फसलें प्राप्त हुई हैं। तो इससे यही पता चलता है कि अलग-अलग जगह पे बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे जानवरों की, अलग-अलग जानवरों की हड्डियां मिल गई, यानी कि इस प्रकार के जानवर भी उस समय पाए जाते थे। ठीक है? अब देखिए, स्थायी जीवन की ओर। घुमंतु जीवन उन्होंने जी लिया। अब एक लाइफ़स्टाइल उन्होंने, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऊपर बताया था, उन्होंने अपना ली ऑलमोस्ट, कि वो एक जगह रहने लग गए, फसल बोने लग गए, जानवरों को पालने लग गए। लेकिन वो धीरे-धीरे जब एकदम पूरे स्थायी कब हुए, तो वो सारी की सारी चीज़ों की हमें जानकारी कहाँ से और कैसे मिलती है, वो हम इसमें बात करने वाले हैं। कि
जो प्राचीन मानव है उसने क्या किया, कैसे किया, कहाँ रहा वो। पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। आप देखिए, मानव जो घूमता रहता था उसने झोपड़ी और घर बनाने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि उनके निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे है? वर्तमान कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाने का रीजन समझ गए होंगे आप। वहां बर्फ पड़ती है तो सर्दी से बचने के लिए गड्ढे के नीचे यानी जमीन में वो घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास या पिट हाउस बोला जाता था। पिट हाउसेज जो होते हैं वो गड्ढे में होते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे कि आज मान लीजिए हम अंडरग्राउंड बोल देते हैं, तो ये अंडरग्राउंड उसी समय से चला आ रहा है। इसे ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। देखिए, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह पे हमें क्या मिली है? चूल्हे मिले हैं, ठीक है? खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन जो हथियार हैं, जो औजार हैं उनसे अलग हैं, ठीक है? इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। ये जो नए हथियार मिले हैं, इनको किसका माना जाता है? क्योंकि ये उनसे थोड़े अलग हैं, तो इनको हमने मान लिया कि ये नवपाषाण युग के हथियार या औजार हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। यानी आप देख सकते हैं मानव कितना डेवलप हो चुका था इतने टाइम में कि पत्थरों के ऊबड़-खाबड़ बड़े औजारों से लेके ऐसे औजार भी उसने बना दिया कि उन पे अलग पॉलिश भी चढ़ाता था उसकी धार को अधिक पैना करने के लिए। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो देख सकते हैं ये कितना प्राचीन तरीका है जो आज हम यूज में लेना भूल गए हैं मिक्सर ग्राइंडर के आने के बाद। कि ओखली और मूसल में अनाज तथा वनस्पति से अन्य चीजों को पीसने के लिए काम में लेता था वह। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। रूरल एरियाज में तो आज भी हम काम में लेते हैं, बट शहरों में इसका थोड़ा प्रचलन कम हो गया है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन यानी पत्थरों से निर्मित औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि किन-किन चीज़ों से लकड़ियों से, पत्थरों से, हड्डियों से औज़ार बनाए जाते हैं, तो देख सकते हैं आप ऐसे हथियार हमें मिले हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं नवपाषाण युग के कि हमें और क्या-क्या चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। नवपाषाण युग के कुछ पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन ये देख सकते हैं आप, ये मिट्टी का ही बर्तन है। तो ऐसे मिट्टी के बर्तन हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? ये ऐसे बर्तन तो आज भी हम मिल ही जाते हैं हमारे यहाँ। कभी-कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। स्टार्ट में जब मैंने बताया था कि जब लोगों ने कलेक्ट करके सामान रखने की विधि सोची, तो वो क्या करते थे कि उसमें बस अनाज को कलेक्ट करके रखते थे। लेकिन धीरे-धीरे फिर लोग और डेवलप हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्हीं बर्तनों में खाना पकाना भी स्टार्ट कर दिया। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। कौन-कौन से भोजन को वो महत्वपूर्ण मतलब रेगुलर बेसिस पे खाने लग गए? चावल हो गई, गेहूँ हो गई और दलहन, ठीक है? ये सारे के सारे वो अनाज थे जिसको वो रेगुलरली खाने लग गए। इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा जा सकते थे। तो लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे, तो मतलब कपड़े की बुनाई किससे होगी? कपास से। तो मतलब कि लोग कपास से कपड़े भी बुनने लग गए थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, कहीं पे भी चीज़ें डेवलप एक साथ नहीं होती। हमारा इंडिया ही देख लीजिए, कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं और कुछ हिस्से बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। तो सेम वही चीज़ हुई कि ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो गई, इन्हें भी होने में टाइम लगा। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। तो देखिए, लोग जैसे आज अलग-अलग अपने काम करते हैं, उसी प्रकार वो पहले भी अपने अलग-अलग प्रकार से काम किया करते थे। जैसे कुछ लोग हथियार और औजार बनाते, महिलाएं और पुरुष दोनों, और कुछ लोग पशुपालन और खेती ही किया करते थे। बहुत लोग जगह के मुताबिक मौसम के मुताबिक जगह बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि मानव धीरे-धीरे अपनी जगह परिवर्तित कर लेता था। उसे अगर वहाँ पे भोजन या फिर पानी या फिर और जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पर्याप्त ना मिलती हों तो। अब आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जीवन-मृत्यु, क्योंकि यहाँ हमें जीवन और मृत्यु दोनों के साथ से प्राप्त हुए। ठीक है? क्या-क्या मिला है?
जीवन और मृत्यु दोनों की साक्षी किस प्रकार से मिलने हैं? अब ये जो मेहरगढ़ है, ये ऐसा नाम सुन के आप थोड़े चौंक मत जाना। ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये ईरान में मिला है। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा। मतलब फसल के रूप में तो जौ और गेहूं उगाने लगे, और भेड़ और बकरी पालना यहाँ के लोगों ने सबसे पहले सीखा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए, कि आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे। विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। देखिए, जानवर पालेंगे तो जानवरों की हड्डियां भी मिलेंगी। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां शामिल है। तो कौन कौन सी जानवरों की हड्डियां मिली, अगर आपसे कोई पूछे मेरगढ़ से? हिरन, सुअर और भेड़ और बकरियां। ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ये आप ऐसे देख सकते हैं, ये चौकोर घर है। ठीक है, ये ऐसे चौकोर घर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हों। ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो जो पुनर्जन्म का या फिर जो मृत्यु के बाद स्वर्ग नर्क वाली जो चीजें आज भी प्रचलित हैं, ये उस समय भी मानी जाती थी। तो लोग क्या करते थे, मृतक जो मर जाता था उसकी कब्र में उसके साथ कुछ सामान रख देते थे, जो उसकी मृत्यु के बाद के जीवन में काम आता था। ये ऐसा वो लोग मानते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो देखिए, लोग क्या करते थे, जो इंसान मर जाता था उसमें उसके कब्र में दफनाने के साथ साथ उसके साथ बकरी या कोई और जानवर उसके साथ दफनाते थे। और इससे क्या होता था, ये उनकी क्या मान्यता थी कि ये इसको मतलब परलोक में जाके ये इसको खा लेगा। ठीक है, तो इसके लिए ये हमें ऐसी वहां पे एक कबर मिली है। ये उसी कबर का दृश्य यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक मानव का कंकाल है, ये आप देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, और ये जो है, सॉरी, और ये वाला जो है ये बकरी का। यहाँ 2 बकरी के कंकाल दिखाए गए हैं, एक ये है और एक ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए, ये नाम आए थे आखेटक और खाद्य संग्राहक। मैं आपको हिंदी इंग्लिश में ये चीजें समझा चुका हूँ सारी की सारी। हंटर गैदरर्स, पुरास्थल जो स्थान हमें वहां से प्राप्त हुए। उद्योग स्थल, जहाँ पे लोग क्या किया करते थे, हथियार बनाया करते थे। आवासीय स्थल, जहाँ पे लोग रहा करते थे। पूरा पाषाण, पीलियोलिथिक, ये मध्य पाषाण काल और ये लघु पाषाण काल। ठीक है। कृषक जो फार्मर्स, वो कैसे बने, पशुपालक कैसे बने, और जो नवपाषाण युग है, जो नियोलिथिक युग है, वो कब आया, कैसे सारी चीजें डेवलप हुई, वो सारी की सारी, मतलब ये वो टेक्निकल नाम है जो इस पूरे के पूरे चैप्टर में आए हैं। कि अगर आपसे मान लीजिए कोई चीज छूट गई हो, तो आप यहाँ से देख के वापस चैप्टर में जाके उसको पढ़ सकते हैं कि ये किस चीज के बारे में है, और मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा चैप्टर था, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो क्वेश्चन आंसर्स है, मेरे को बहुत अच्छे से उम्मीद है जैसे आपने पिछली क्लासेस के जो चैप्टर पढ़े हैं उनमें आपने चीजें सीखी हैं, वैसे ही आप इसमें भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं आपको बहुत आसानी से इनके जवाब दे दूंगा। या फिर अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाने चाहिए, तो आप मेरे को उस हिसाब से बता दीजिएगा। फिर मैं ना धीरे धीरे मतलब हर चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका एक अलग वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको उनमें कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गा आपके जो ओपिनियंस हैं वो मेरे लिए मैटर करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ इसको शेयर कीजिएगा। और कोई भी सजेशन मेरे लिए हो तो वो आप मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि उसी से चीजें इंप्रूव होंगी। मैं नया हूँ इस फील्ड में थोड़ा, तो उस हिसाब से आप चीजें देख लीजिएगा। और आज मेरी एनर्जी भी आपको थोड़ी लो लग रही होगी, एक तो मैं लाइट से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये शायद ये क्लास में चौथी या फिर पांचवी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी बार जो वीडियो फाइल है वो क्रैश हो चुकी है, खराब हो चुकी है लाइट बार बार आने जाने की वजह से। और दूसरा, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन चल रही है। तो अगर आपको मेरी एनर्जी आज थोड़ी लो लगी हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये मैंने आपको जो ऊपर डेट्स बताई थी ना, कि जो हमारा
टाइम पीरियड जो कैसे चला आया है, ये टाइमलाइन यहाँ दी गई है। मध्य पाषाण युग था जो 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक था। फिर जो मानव के बसने की प्रक्रिया है वो 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। ठीक है। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 10,000 साल पहले हुआ। और जो मेहरगढ़ में हमें बस्ती मिली है वो लगभग 8,000 साल पुरानी है। तो ये मतलब टाइमलाइन दी गई है पूरे चैप्टर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव मेरे लिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।